जो वामपंथियों को छोड़ दें तो कोई पार्टी इससे बचा हुआ नहीं है। सभी पार्टी को झांकना चाहिए। हम कहते हैं आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं, भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, कोई बेटी को बना रहे हैं, कोई दामाद को बना रहे हैं। भाई मजाक बन गया है, आपके लिए जान गंवाया है। आप कई गाँव में चले जाएंगे, आरजेडी के लिए लोग जान गंवाया है। तो हम तो अपील करेंगे आम लोगों से, यदि वो अपने बेटा को टिकट दिया आप हराएं, या मत देखें किस पार्टी का है, किस जात का है। तो रुपौली में भी जाति समीकरण के अलावा नीतीश कुमार का प्रभाव देखने को वहाँ मिल रहा है, लग रहा है। इसका तो चर्चा तो यही है, जो नीतीश का समीकरण है बीमा भारती के साथ चला गया है। लोकसभा चुनाव ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। यदि भाजपा के सीट से नीतीश को माइनस कर दें तो दिक्कत हो जाएगी। बाढ़ के समय में यदि मान लीजिए रिलीफ बंटता है या नहीं बंटता है, तो हम लोग का अनुभव है रिलीफ बंटने का असर साफ चुनाव के परिणाम पर दिखता है, तो वो होगा। हालांकि इस बात को विपक्षी भी समझ रहा है और सत्ताधारी भी समझ रहा है। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। हर रोज खबरों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जरूर रहते हैं। तो आज शुक्रवार को आज भी हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं कुलभूषण जी। कुलभूषण जी से हम लोग बातचीत करेंगे कि बिहार में 4 सीटें, जो लोकसभा चुनाव के दौरान 4 सीटें जो विधानसभा की खाली हो गई हैं, उन सीटों पर चुनाव जो होने वाले हैं, उस चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक दलों में एड़ी चोटी एक करना शुरू कर दिया राजनीतिक दलों ने, और अपनी अपनी गोटी सेट तैयार करना सबने शुरू कर दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी सीटों पर परिवारवाद का असर दिख रहा है। अधिकांश सीटें ऐसी हैं, इन 4 में से 3 सीटें तो ऐसी हैं कि जहां से जो लोग जीत कर सांसद बन गए, वहां वो अपने बेटों के लिए या अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य के लिए वो टिकट चाहते हैं। एक ही सीट ऐसा है जो तरारी विधानसभा का है, जहां से सुदामा प्रसाद जो आरा से सांसद बन गए, वो भाकपा माले के प्रत्याशी थे और वहां पर वो भाकपा माले के सीट से वो जीत कर विधायक बने थे तरारी में। केवल सुदामा प्रसाद ही ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी परिवार के किसी सदस्य के लिए टिकट नहीं चाहते। अब वहाँ भाकपा माले जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी। लेकिन वहाँ भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनील पांडे पूर्व विधायक वहाँ से, पिछली बार उन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ से चुनाव लड़ाया था, तो इस बार या तो वो खुद लड़ेंगे या उनकी पत्नी लड़ेंगी। तो इन 4 सीटों पर परिवारवाद का कितना असर होगा वो देखना होगा। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये चारों सीटें सेमीफाइनल की तरह, इस पर चुनाव जो होगा उसको देखा जाएगा बिहार में होने वाले 2025 के चुनाव से पहले एक छोटा सेमीफाइनल के तौर पर। तो क्या कुछ होगा, क्या समीकरण होगा, और इन सीटों पर चुनाव अगर हुए तो किसकी होगी सह, किसकी होगी मात, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कुलभूषण जी हैं। तो अब कुलभूषण जी, आपका बहुत स्वागत लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि 4 सीटें जो हैं, एक तो इमामगंज जहां से जीतन राम मांझी चुनाव जीत कर गए, दूसरी सीट बेलागंज है जहां सुरेंद्र बाबू जीत कर गए, तीसरी सीट रामगढ़ की है जहां पर जगदानंद सिंह के बेटे वहां से चुनाव जीत कर गए, और चौथी सीट तरारी की है जहां पर सुदामा प्रसाद सांसद बन गए। इन 4 में से 3 सीटों पर इमामगंज से जीतन राम मांझी अपने बेटे के लिए या परिवार के किसी दूसरे सदस्य के लिए टिकट चाहते हैं। सुरेंद्र कुमार भी अपने सीट से अपने बेटे के लिए चाहते हैं, और आपको वहाँ से जगदानंद सिंह रामगढ़ से उनके छोटे बेटे इस बार वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि एक बेटा तो उनका सांसद बन ही चुका है। और तरारी में केवल एक सीट है जहाँ सुनील पांडे अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। ये परिवारवाद का असर आपको दिख रहा है कि किस तरह से बिहार में छोटे छोटे चुनाव में भी परिवार के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को सेट करने की तैयारी? देखिए, बिल्कुल आपका सही जानकारी है और बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। बिल्कुल यह परिवारवाद का असर है और यह बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। अब ज़रा कल्पना कीजिए, जो कोई अभी जीते हैं, जगदा बाबू के बेटा जीते हों या सुरेंद्र यादव जी के जीते हैं, उनका बेटा खड़ा होगा, इस तरह के और लोग हैं, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लेते हैं। अब कल्पना कीजिए, इनकी पार्टी में जो कार्यकर्ता दिन रात एक किए थे, उन पर क्या बीतेगा। इनके बैठे बिठाए इनके बेटा है, इसलिए वो वहाँ की विधायक बन जाएगा। दरअसल इसमें कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है आम लोगों में। आम मतदाता है, आम लोग हैं, वो जात के नाम पर वो पूरी तरह पिघल जाते हैं। उन्हें लगता है जो ये जात हमारे हैं, लेकिन उन्हें तब तकलीफ होती है जब वह अपने बाल बच्चे को विधायक बनाते हैं और वो फिर उसी कार्यकर्ता को, जिस कार्यकर्ता की वजह से वो लीडर बने हैं, उसको लात मार देते हैं।
तो ये दुर्भाग्य है, डेमोक्रेसी के लिए है। ऐसे में आने वाले दिनों में अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे कार्यकर्ता नहीं आएंगे, वैसे ही दलाल, वैसे ही कमज़ोर लोग, ठेकेदार, पैसे वाले या क्रिमिनल्स आएंगे और वो राजनीति करेंगे और धीरे धीरे इस राजनीति पर उनका कब्जा हो जाएगा। और जब वो कब्जा कर लेंगे तब आप हम जो पत्रकार हैं और या अन्य बुद्धिजीवी हैं हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए बिल्कुल यह परिवारवाद है, यह बिल्कुल डेमोक्रेसी के बुनियाद पर कुठाराघात है। अच्छा, डेमोक्रेसी की बात करने वाली पार्टियां जो कहती हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, उनकी खुद की पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है और कार्यकर्ताओं की तो कोई पूछ ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सभी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट मारते हैं तब देखिए, जब उनको अभी उपचुनाव आया है तब देखिए, कोई अपने पत्नी के लिए लड़ रहा है, कोई अपने बेटा के लिए कोशिश कर रहा है, कोई एक बेटा जीत गया तो दूसरे बेटा के लिए कोशिश कर रहा है। ये क्या मजाक बन गया है? क्या इतने दिनों की राजनीति में आपके कार्यकर्ता नहीं है? कल्पना कीजिए वो कार्यकर्ता पर क्या बीतेगा। समाजवाद के पुरोधा जो कहे जाते हैं, लालू प्रसाद यादव ने अपनी एक बेटी को पाटलिपुत्र से लड़ाया, दूसरी बेटी को छपरा से लड़ाया, अपने बेटे के लिए वो मुख्यमंत्री बनाने की उसकी तैयारी में है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी। और दूसरा जो पार्टी कहती है कि हमारे में परिवारवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी अपने बेटों को लड़ाने के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए वहाँ भी लोग करते हैं, कर्तव्य करते रहते हैं। लोजपा में मैंने रामविलास पासवान के बेटे ने एक जगह पर अशोक चौधरी की बेटी को दिया, एक जगह पर अपने बहनोई को दिया। इसी तरह से अपने अपने परिवार के बारे में ये पार्टियां सोच रही हैं और ये सब वही लोग हैं जो कहते हैं कि समाजवाद के आंदोलन से निकले हुए लोग। बिल्कुल, ये समाजवाद के नाम पर ये एक मजाक है। हम कहते हैं जो आप यह भी एक जोड़ दीजिए, जो वो टिकट बेचते भी हैं कुछ लोग। अब टिकट बेचेंगे करोड़ों में, कहाँ से कार्यकर्ता देगा? जो कार्यकर्ता आपको लीडर बनाया है, आपको जात के ही नेता हैं, लेकिन जात के किसी कार्यकर्ता ने आपको लीडर बनाया है और आप उस कार्यकर्ता को छोड़कर अपने बाल बच्चों को टिकट दे रहे हैं या टिकट बेच रहे हैं। आप कुल मिला के यह कहिए जो आप जो हमारी बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों से आज़ादी लेकर हमने जो डेमोक्रेसी स्थापित किया, उससे यदि बुरा न माने तो मैं कहूँ जो वामपंथियों को छोड़ दें तो कोई पार्टी इससे बचा हुआ नहीं है। सभी पार्टी को झांकना चाहिए। हम कहते हैं आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं, भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं। आरएसएस के लोग को एक वैचारिक स्तर पर काम करने वाला दल माना जाता है, संगठन माना जाता है। उनके अंडर में यदि बीजेपी है, यदि बीजेपी में परिवारवाद होता है तो दुखद है। वो वही बात है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर अपने बेटा को टिकट दे दे तो ये दुर्भाग्य है। तो बिल्कुल ये कहिए, सारे दलों को सोचना चाहिए और आम लोगों को हम तो अपील करेंगे आम लोगों से, यदि वो अपने बेटा को टिकट दे आप हराएं या मत देखें किस पार्टी का है, किस जात का है, आप उसे बिल्कुल नकार दें ताकि आने वाला समय में डरेगा और जो आप हम जो मेहनत करते हैं किसी दल के लिए, किसी विचारधारा के लिए, उनको वो आपको जगह देंगे, नहीं तो आप हाथ मलते रह जाएंगे और ये चलता रहेगा। और हम समझते हैं जो ये जितने नेता हैं, कोई बेटी को बना रहे हैं, कोई दामाद को बना रहे हैं, भाई मजाक बन गया है, आपके लिए जान गंवाया है। आप कई गाँव में चले जाएंगे, आरजेडी के लिए लोग जान गंवाया है। शुरू के दिनों में आप 1990 के दशक को याद कीजिए तो भाई जान गंवाया है, भाजपा के लिए जान गंवाया है, सारे पार्टियों के लिए जान गंवाया है। हम कैसे भूलें? ये बड़ी दर्दनाक है। उन्हें भी चाहिए, ठीक है, आपके बेटा यदि लायक है, उस लायक यदि राजनीति करता है तो हम मान लेते हैं जो राजनीति करता है तो उनको दे सकते हैं, लेकिन अचानक वो लीडर बन जाता है, अचानक मंत्री बन जाता है, पैराशूट से हेलीकॉप्टर से उतरा और बन गया। अचानक सुनेंगे जो किसी कोई आईएएस अधिकारी आया और उसे हम बड़ा पद दे दिए। अरे भाई, जो आपके लिए दिन रात एक काम कीजिए, कल भूलिए नहीं, वही कार्यकर्ता आपको लीडर बनाया है, उस कार्यकर्ता के भूल के आप बड़ा पाप कर रहे हैं और ये इस पाप से डेमोक्रेसी खत्म होगा और आने वाले दिनों में आपके भी जो वंशज होंगे भोगेंगे। पाकिस्तान भुगत रहा है और बड़े कई देश जो सेना के मारे मर रहे हैं उनको झेलना पड़ेगा, इसलिए बचाइए। ये बहुत ही एक जो बात ये सभी कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता? नहीं, बिल्कुल पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बने, लेकिन वो राजनीति में काम करे, आम लोगों के बीच जाए, लेकिन वो तो जाता नहीं है। सडन अचानक वो राज्यसभा लोकसभा है, भाई ये क्या है बात भाई? यदि मान लीजिए जो किसी नेता के बेटा राजनीति करता है, गरीबों के बीच में काम कर रहा है, समाज का काम कर रहा है, क्यों नहीं जाएगा? सोशल वर्क कर रहा है, जाना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप काम ना करें, अचानक दे दें, क्या समझेगा भाई? वो क्या काम करेगा जनता के लिए?
क्या उसके उसके उस नेताजी के बच्चे तक क्या आम जनता की पहुंच होगी? कभी पहुंच नहीं होगी, कार्यकर्ता तक पहुंच एक और बात है, नीतीश कुमार ने हमेशा लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर हमला बोला, लेकिन नीतीश कुमार एक दूसरे उस जंजाल में फंसे हुए हैं, वो अपनी जाति के जंजाल में हैं, और वो जातिवाद माने ये खुलकर वो कर सकते हैं। कहना नहीं होगा कि कल ही जिनको उन्होंने अपनी पार्टी का एक महासचिव बना दिया, वो उनकी जाति के हैं, उनके ज़िले के हैं, और हमेशा ही अपनी जाति के लोगों को पार्टी में प्रमुख पदों पर वो रखते हैं। आपको लगता है कि जातिवाद और परिवारवाद दोनों ही खा रहा है समाजवाद? देखिए, बुनियादी बात समझिए सर, दिक्कत क्या है कि ये भारत के समाजवादी जो हैं ये वर्ण संघर्ष की बात करते हैं, ये वर्ग संघर्ष की बात करते नहीं हैं। ये कहते हैं जो जितना जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये करेंगे, लेकिन दुख तब होता है जो उसी अपनी ही जाति के किसी गरीब को, किसी अच्छे कार्यकर्ता को दें। पैराशूट से उतरने वाले को टिकट दे दिए, भाई आप दे तो दिए, जात के नाम पर वोट भी मिल जाएगा, आप जीत भी जाएंगे, लेकिन आप उस क्षति कर रहे हैं। ये जात पात तो कर रहे हैं ये लोग। अब ये जात पात को यदि एनालिसिस करेंगे पत्रकार के रूप में, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो इससे तो बच नहीं रहा है कोई, लेकिन अब तो दिख रहा है। जो आप जो है एक अचानक एक बड़े आदमी को लाए और आप महासचिव बना दिए, कल को राज्यसभा लोकसभा चले जाएं, उनको शुभकामना है, क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो मुंह देखते रह जाएंगे जो उनके लिए दिन रात एक काम किए हैं, खादी कुर्ता पहन के दिन रात काम करके अपना परिवार बर्बाद कर लिए, खेती बाड़ी बर्बाद कर लिए, और टिकट किसी और को मिल गया। अच्छा, ये कर रहे हैं। वंशवाद पर एक छोटा सवाल के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा ही एक परिवार के केंद्र में चलती हैं और आगे बढ़ती हैं। अगर उस परिवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो पार्टियां खत्म हो जाती हैं। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी यादव आ चुके हैं, नीतीश कुमार का अभी कोई उनका कोई परिवार का आदमी नहीं दिख रहा है, लेकिन साउथ इंडिया की कई पार्टियों को देखेंगे, ममता बनर्जी को देखिए, उनके परिवार में कोई नहीं है तो उनका भतीजा भी अब उनका, मायावती का देखिए कि उनके परिवार में अब कोई नहीं है, तो वो पार्टी धीरे धीरे अवसान की ओर जा रही है। तो आपको लगता है कि ये दुकानदारी केवल एक परिवार की चलेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी? दरअसल यह इसकी शुरुआत बड़ी पार्टियां करती है। बड़ी पार्टियां काम नहीं करेगी तो कोई क्रिमिनल, कोई क्षेत्रीय पार्टी, कोई जातिवादी पार्टी उभरेगा ही, और उभरेगा। कोई जब उभर जाता है तो कुछ न कुछ रिलीफ देता है जनता को, तो उसका असर मिलेगा उसको। जैसे ही उसका परिवार खत्म हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका दोषी है कांग्रेस पार्टी, भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टियां। भाई आप कर क्या रहे थे? हम कहते हैं यदि ये रीजनल पार्टी 200 यूनिट बिजली फ्री कर सकता है तो आपको कौन रोका है? आप यदि 500 रुपया में कोई सिलेंडर दे रहा है तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? आप नेशनल पॉलिसी बनाइए। कहीं खाना सस्ता दे रहा है तो दे रहा है, तो ऐसे सरकार में एक सिस्टम है रवि जी। सिस्टम ये है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को IAS को सिखाया जाता है, पूरे देश में बेस्ट प्रैक्टिसेस वाले को अवार्ड दिया जाता है और उनके कामकाज को लागू किया जाता है पूरे देश में। ये राजनीतिक क्यों नहीं करते हैं? ये करेंगे नहीं, रीजनल पार्टी उभरेगी ही नहीं, बल्कि इसमें खतरा यह है जो उसके नालायक बाल बच्चे भी होंगे तो वो नेता बन जाएगा और देश की जनता, राज्य की जनता, उस क्षेत्र की जनता भुगतेगी। इसीलिए ये जब तक हम जात धर्म के परिधि से बाहर नहीं आएंगे और राष्ट्रीय पार्टियां यदि अपनी कमजोरी को दूर नहीं करेंगे तो ये होगा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। इसके लिए जनता को तैयार होना होगा, बुद्धिजीवियों को तैयार होना होगा और पार्टियों को भी तैयार होना होगा। चलिए, चलते चलते हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर अब चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है उसमें अभी देरी है, लेकिन 6 महीना तक ये सीटें खाली नहीं रह सकती। अगर चुनाव आयोग घोषित करे तो जल्दी ही बिहार की 4 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं, तो वो बिहार में एक सेमीफाइनल की तरह देखा जाएगा। हम आपको ये बताते चले कि इमामगंज में जहाँ जीतन राम मांझी सांसद बन गए वहाँ चुनाव होने वाला है। रामगढ़ में जहां पर जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं वहां पर चुनाव होने वाला है। दूसरा चुनाव बेलागंज में जाना होने वाला है जहां सुरेंद्र यादव सांसद बन गए हैं। और इस तरह से तरारी विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक थे सुदामा प्रसाद, वो आरा से सांसद चुन लिए गए हैं, तो तरारी में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये 3 सीटें ऐसी हैं जो विपक्ष की सीटें हैं, जो मैंने INDIA गठबंधन की हैं। केवल एक सीट इमामगंज जो है वो जीतन राम मांझी जीत कर गए हैं। तो इस सेमीफाइनल में क्या आपको लगता है कि आपकी इस बार तो लोग ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, और आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां इसमें बढ़त लेंगी या उनको मुंह की खानी पड़ेगी?
देखिए, सेमीफाइनल तो कहा ही जाएगा, इसका साइकोलॉजिकल असर होता है। हालांकि चुनाव के पहले चरण में जाते जाते लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता पर, राजनीतिक दलों के नेताओं पर इसका असर पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा। लेकिन एक हकीकत है रवि जी, जो यहाँ जाति आधारित है, लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, चूँकि जो नीतीश कुमार के कम्बिनेशन है, उस कम्बिनेशन की जीत हुई। जैसे बेलागंज की बात करें, बेलागंज में कम्बिनेशन स्पष्ट है, उस कम्बिनेशन की जीत होगी। और इसी तरह से जो जहाँ जातीय समीकरण में जिसकी मजबूती है, तो उस हिसाब, चूँकि हम यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी के चुनाव में दूसरा एजेंडा लागू हो गया था। यूपी में भाजपा को बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा। यूपी बिहार के चुनाव में जो हमने देखा, कुल मिला के महिलाओं की भूमिका रही, अति पिछड़ों की भूमिका रही, ऊंची जाति का वोट बिल्कुल वो जो है शिथिल वोट माना गया। इसके बाद भी ये महिला और इसके वोट का असर रहा। खगड़िया ऐसी सीट पर आप उसको देख सकते थे, जो कोई नहीं कह रहा था जो सीपीएम चुनाव नहीं जीतेगी वहाँ से, लेकिन जीत गया लोजपा। चूँकि ये महिलाओं का वोट, अति पिछड़ों का वोट का बड़ी भूमिका रही, और उसमें अपर कास्ट का वोट भी, जो वोट गिरा उनको वोट गिरा। तो कुल मिला के हमें जो लग रहा है, पूरे इन चारों सीटों पर जिसकी चर्चा आपने की है, जो वो जातीय समीकरण का अधिक असर रहेगा। हाँ, यह बात सही है, जो वहाँ पर ऐसे जगहों पर स्थानीय मुद्दे कहीं कहीं भारी पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए, जो यह माना जा रहा है बक्सर के आसपास में किसानों का आंदोलन है, हाँ, तो वो किसान का आंदोलन का कौन लीड कर रहे हैं, असर होगा, बिल्कुल उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये होगा, लेकिन कुल मिला के हमें लगता है जो जातीय समीकरण का खेल बिहार के चारों सीट पर रहेगा, और स्थानीय मुद्दे जहाँ जहाँ कुछ हैं, जैसे अभी बाढ़ आ रहा है, बाढ़ के समय में यदि मान लीजिए रिलीफ बंटता है या नहीं बंटता है, तो हम लोगों का अनुभव है रिलीफ बंटने का असर साफ चुनाव के परिणाम पर दिखता है, तो वो होगा। हालांकि इस बात को विपक्षी भी समझ रहा है और सत्ताधारी भी समझ रहा है, और ये दोनों अपनी अपनी रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जातीय समीकरण का असर रहेगा। तो नीतीश कुमार तो मैंने उनका समीकरण ठीक ठाक बैठ गया, और वो इस बार भी रुपौली का जो चुनाव, अब कल उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो रुपौली में भी जाति समीकरण के अलावा नीतीश कुमार का प्रभाव देखने को वहाँ मिल रहा है, लग रहा है। इसका तो चर्चा तो यही है, जो नीतीश का समीकरण है बीमा भारती के साथ चला गया है, और बाद बाकी जो समीकरण जो कभी बीमा भारती के खिलाफ रहता था, वो पूरा समीकरण बीमा भारती के साथ चला गया है। तो इसलिए एग्जैक्ट कहना तो बड़ा टफ कंपटीशन है वहाँ, जो दोनों कमज़ोर पार्टी ने, क्योंकि बीमा भारती का अपना भी वोट बैंक है, उनके हस्बैंड बड़े दबंग लोग हैं, वहाँ स्थानीय मुद्दों पर उनकी बड़ी लड़ाई रही है, वो लड़े भी रहे हैं, मैंने डॉन के रूप में जाने जाते हैं, तो उसको देखा जाए, लेकिन साधारण टक्कर नहीं है। हाँ, इसलिए उसमें पलड़ा जो है लगभग बराबर है, जिसको उसका वेटेज मिल जाए। जी, एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि नीतीश कुमार भाजपा के लिए जरूरी है या भाजपा नीतीश कुमार के लिए जरूरी? देखिए, इस लोकसभा चुनाव ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। यदि भाजपा के सीट से नीतीश को माइनस कर दें तो दिक्कत हो जाएगी, यदि नीतीश को भाजपा से अलग हो जाएं तो उनका भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनको जो वोट, कमी वोट का मेकअप होता है वो ज़रूरी है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यदि भाजपा इनको हटा देती है तो नीतीश का ये पूरा वोट शिफ्ट कर जाएगा, पूरा नहीं तो मेजॉरिटी वोट, पूरा नहीं शिफ्ट करता है, क्योंकि बिहार में जातीय जो हालात हैं, अति पिछड़ों पर जिन दबंगों का दबाव है, उससे कुछ वोट ऐसा नहीं है कि नीतीश चले जाएंगे तो सब चल जाएगा, लेकिन कुल मिला के है जब बड़ा वोट शिफ्ट करेगा तो भाजपा के लिए है जो नीतीश के साथ रहने में भलाई है, नीतीश कुमार को भी है, उनको ये वोट प्लस होता है। दोनों का मेरे हिसाब से है, दोनों अलग होंगे तो क्षति होगी। तो चलिए, हमारी इस खास बातचीत में आपने कल कुलभूषण जी से ये जाना कि बिहार में वंशवाद और जातिवाद जिस तरह से गहरा होते जा रहा है, वो आखिरकार जनतंत्र के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। जिन 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा, हम उन्हीं सीटों पर बातचीत कर रहे थे कि वहाँ सभी 4 सीटों पर कोई ना कोई अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहता है। ये जाति का समीकरण बैठाना भी हुआ और वंशवाद का भी एक है, और इन 4 सीटों पर अगर इस बार फिर वंशवाद का असर दिखा, जातिवाद का असर दिखा,
तो देखना होगा रिजल्ट किस तरह का आएगा। बिहार के 2025 के चुनाव के पहले होने वाले इस सेमीफाइनल में सब कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। तब तक जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताइए और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।